हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह कल सुबह को होने जाने वाला सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है कैंटरबरी किंग्स और नॉर्थर्न ब्रेव्स के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है हिगली ओवल क्राइस्ट चर्च में, जो कि कैंटरबरी का घर है। इसके पहले हमने वुमेन मैच का भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें नहीं करके इस मैच के बारे में। कैंटरबरी की तरफ से, मतलब दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत सारे नए प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन कैंटरबरी की तरफ से हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उन्होंने स्क्वाड अनाउंस नहीं किया हुआ है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नॉर्दर्न की तरफ से हमें पता है न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है पाकिस्तान से, T20 जो मैचेस हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो इंटरनेशनली आते जाते रहते हैं वो नहीं अवेलेबल होंगे। ये नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो पक्की हो चुकी है कि कौन नहीं खेलेंगे और उनके जगह पे कौन खेलेंगे, लेकिन कैंटरबरी की तरफ से पक्का अभी कुछ पता नहीं है अपने को कि कौन नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी है, उसके लिए हम तैयार हैं और उसको लेकर हम बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है हिगली ओवल क्राइस्ट चर्च में। इस ग्राउंड पे ऑलरेडी 2 मैच हो चुका है इस सीज़न में। आखिरी 5 अगर हम मैचों की बात करें तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको आगे होती हुई दिख जाएगी। इन दोनों टीमों के बीच में 1-2 सीज़न पहले फाइनल भी हो चुका है इस फॉर्मेट का, और इस फॉर्मेट में ये दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती हैं। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी कुछ मैचेस में तो क्या क्या हुआ है। काफ़ी एक्साइटिंग मैचेस होते हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस भी होते हैं इन दोनों टीमों के बीच में। हालांकि दोनों टीमों की बॉलिंग तो अच्छी है, लेकिन इन दोनों टीमों के बीच में जब मैच होता है तब हमें हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स देखने मिले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। यह है पहला मैच, और पहला मैच जो क्राइस्टचर्च में भी है 2022 का मैच है, तो लगभग 2 साल पुराना मैच है। कैंटरबरी ने यहाँ पे बना था 173। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको बॉवेस, लेथम, मिचेल मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनके स्कोर्स हैं, ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो मैककॉन्की के स्कोर्स आपको देखने मिल जाते हैं। बाकी बॉलरों में से सैडनर जो अवेलेबल नहीं है, बोल्ट तो नहीं है ही, जो वाकर भी अवेलेबल नहीं है, और कुगेलैंड का 1 विकेट। नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पे चेज कर लिया, जिसको लीड किया था साइफर्ट ने, कटन ने, क्लार्क ने और रवाल ने। बॉलरों में से मैककॉन्की खाली अवेलेबल है, तो मैककॉन्की के बैटिंग के बाद बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूशंस थे। मेजर परफॉर्मर्स जो हमें यहाँ से देखने मिल रहे हैं वो है बॉवेस, लेथम, मैककॉन्की, कटन ने, क्लार्क, साइफर्ट और रवाल। और यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग इनकाउंटर हुआ जहाँ पे जीत हासिल करा नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने। ये उसी सीज़न का फाइनल था जो कि हैमिल्टन में हुआ था। यहाँ पे भी हमें लगभग लगभग हाई स्कोरिंग इनकाउंटर देखने मिला। यहाँ पे भी आपको कटने के लाख देखने को मिल जाते हैं। सैटनर अवेलेबल नहीं है, सिपली अवेलेबल नहीं है, मिचेल बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराते हैं, और मैककॉन्की का 1 विकेट। मैककॉन्की ने यहाँ पे बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा था हालांकि, और उन्होंने 161 बनाया था। कैंटरबरी ने अंडर प्रेशर था, तो वो समझ सकते हैं आपकी फाइनल में 218 का टारगेट बहुत बड़ा होता है T20 में। हेनरी के भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन थे तब जाके ये स्कोर्स बने। बाकी बॉलरों में से सोधी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद अवेलेबल नहीं होंगे, साउदी नहीं है, जो वाकर भी नहीं है, सैंटनर के भी अवेलेबिलिटी नहीं है, और कुगेलैंड ने वापस से यहाँ पे 1 विकेट निकाला हुआ है। अगला मैच जो यहाँ पे 14 ओवर का मैच हुआ था, थोड़ा सा कम स्कोर बना यहाँ पे कंपैरेटिवली, ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं भी होगा, लेकिन जो भी है, कार्टर और हैम्पटन के आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं। ये दोनों बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। कैंटरबरी ने यहाँ पे चेस कर लिया और काफ़ी अच्छी तरीके से चेस कर लिया। बॉवेस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको इस पिक्चर में देखने मिल जाता है। यहाँ पे इस वाले मैच में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे भी उनके 50+ के स्कोर थे। यहाँ पे मिस, लेकिन यहाँ पे 50 से 50+ का स्कोर और 27 रन बनाए थे कार्टर ने। पिछले सीजन के जो 2 मैचेस हुए हैं कैंटरबरी ने बनाया था 154 रन, बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं था। लेकिन बॉवेस का आपको स्टार देखने मिल जाता है। मैकलोर अवेलेबल नहीं है। अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं तो मिचेल है डेफिनेटली खेलेंगे, और उनके यहाँ पे परफॉर्मेंस रहे हैं। बाकी हैम्पटन की बॉलिंग आपको देखने मिल जाती है। कुगेलैंड जो पिछले मैच में मिस हुए थे, लेकिन उसके पहले तक 2 मैच तक उनके एक एक करके विकेट से यहाँ पर उन्होंने 2 विकेट निकाला। बाकी फ्रेडी वाकर की वापसी हुई है, प्रिंगल 1 विकेट और वाकर अवेलेबल नहीं है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 106 रन पर निपट गए थे, जिसको लीड किया था फोक्स ने। फोक्स ने लास्ट मैच में भी कुछ अच्छी बल्लेबाजी भी करी थी और 1 विकेट उन्होंने निकाला था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कूटा गया था कैंटरबरी की बॉलिंग को ऑकलैंड के बैट्समैनों द्वारा। लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने 1 विकेट निकाला हुआ था और फैंटेसी पॉइंट्स उनके डिसेंट थे। बाकी मैककॉन की जिनके कुछ परफॉर्मेंसेज हैं इस फिक्चर में, मैककेंजी और शीट अवेलेबल नहीं थे लास्ट मैच डे तक। अभी पता नहीं स्क्वाड क्या होगा, तो बता नहीं सकते हम, लेकिन यहाँ पे एक लो स्कोरिंग आप मैच कह सकते हैं। यहाँ पे कैंटरबरी ने भी कंपैरेटिवली कम स्कोर बनाया बाकी मैचेस के कंपैरिजन में। 9 विकेट भी गिरे और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट तो बैटिंग कोलैप्स ही हो गया। और ये दूसरा मैच था क्राइस्ट चर्च में। वैसे लास्ट मैच जो हुआ था दोनों टीमों के बीच में वो भी क्राइस्ट चर्च में ही था, और वो पिछले सीजन का फाइनल था। मतलब लास्ट दोनों एडिशन में फाइनल दोनों टीमों के बीच में हुआ है। यहाँ पे जो हुआ, कैंटरबरी ने बनाया था 154। यहाँ रन्स यहाँ भी वो बहुत ज़्यादा नहीं बने। मैककॉन की फिर से अच्छा करते हुए आपको दिख रहे हैं। इसके पहले भी कुछ स्कोर्स उन्होंने बनाए, विकेट्स निकाले, यहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्म करा। कार्टर और शिपली अवेलेबल नहीं है। सैडनर, वैगनर अवेलेबल नहीं है। कुगेलैंड अपना 1 विकेट का कोटा हर मैच पे लगभग लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी यहाँ से साइफर्ट, कटने क्लार्क, रवाल, इन तीनों को हमने पहले भी स्कोर करते हुए देखा है। इस ग्राउंड पे जो फाइनल था वहाँ पे भी कार्टर का स्कोर है और शिपली अवेलेबल नहीं है।
तो जो चीज़ें हमें देखने मिली है, एक मैच 14 ओवर का मैच था, वहाँ पे थोड़ा सा कम स्कोर बना। मतलब पहले 2 मैच के बाद से हमें रन थोड़ा सा कम बनता हुआ दिखा है, हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं हुआ। अगर आप कंपैरिजन करेंगे पहले 2 मैच से, देखो 173 जो चेज हो गया, 217 जवाब में 18-19 ओवर में 161 रन बनाई थी चेजिंग टीम ने। तो इन दोनों ही मैच में रन्स तो काफ़ी बने, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आप गिनने जाओगे तो आपको काफ़ी रन्स देखने मिलेंगे। लेकिन उसके बाद से पिछले सीजन में हमें जो मैचेस देखने मिले हैं, वहाँ पे रन्स थोड़े से कम बने हैं, ठीक है। यहाँ पे 14 ओवर में 96, मतलब 7 का भी रन रेट नहीं है, चेज हो गया वो। उसके बाद 154 में यहाँ पे बैटिंग कोलैप्स हो गया था नॉर्दर्न डिशेस का, और यहाँ पे 154 चेज हो गया था 2 ओवर हाथ में रह के, ठीक है। मेजर परफॉर्मर्स में से काफ़ी नाम हमें देखने मिल रहे हैं, जिनमें से मैककॉनकी का नाम हमें मिला है, कैटन क्लार्क मिला है, साइफर्ट मिले हैं, कार्टर का भी कुछ परफॉर्मेंस मिला है। इसके अलावा कुगेलाइन 1 विकेट उनका जो है एवरेज वो यहाँ पे लेके जा रहे हैं। डोमिनेशन कुछ नहीं, लेकिन हाँ 1 विकेट पर मैच के हिसाब से उनका अभी तक चल रहा है आखिरी 5 मैचेस में। अगर हम क्राइस्टचर्च वाले मैच को फोकस में रखें तो हमें 3 मैच मिलेगा रिसेंट टाइम्स में। बिल्कुल पहला वाला मैच जो था ये वाला, ठीक है, जो सेकंड लास्ट सीजन का मैच था। यहाँ पे कौन कौन से परफॉर्मर्स आए थे? बॉवेस आए थे। बॉवेस के भी कुछ परफॉर्मेंसेज हमें मिले हैं, 250 का स्कोर है उनका, जितना कंसिस्टेंट, इतना कंसिस्टेंट वो जनरली होते नहीं है। लेथम के स्कोर्स हमें देखने मिल जाते हैं, मैककॉन की देखने मिल जाते हैं, और कैटन क्लार्क, साइफर्ट, रवाल और मैककॉन की विद द बॉल भी, जहाँ पे नॉर्दर्न डिचीज ने एक लगभग हाई स्कोरिंग इनकाउंटर में जीत हासिल करा था, ठीक है। कैंटरबरी की बॉलिंग को यहाँ पे खड़े रहने नहीं दिया। मेजर हाईएस्ट स्कोरर अगर हम पॉइंट्स की बात करेंगे तो इनमें से साइफर्ट थे, मैककॉन की थे, और ये बॉवेस थे मेजर परफॉर्मर। उसके बाद जो 2 मैचेस अपने को मिले हैं पिछले सीजन में, यहाँ पे कैंटरबरी ने बनाया था 154, ठीक है, जहाँ पे भी बॉयज़ हमें देखने मिले, मिचेल हे देखने मिले, हैम्पटन की बॉलिंग हमें देखने मिली, और एक मेडन भी उन्होंने निकाला था इस मैच में वैसे तो। हालांकि उनको रेगुलरली बॉलिंग तो मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा था। कुगलैंड के 2 विकेट्स। नॉर्थन डिशीज निपट गई 106 पर, लीड किया था फोल्क्स ने। कुगलैंड रिपीट हुए हैं, ये नाम कई बार रिपीट हुआ है, कंसिस्टेंट पॉइंट्स हैं, हाइप करने वाली कोई बात नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट पॉइंट्स हैं। और मैककॉन की के परफॉर्मेंस हमें देखने मिले हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था इस ग्राउंड पे, जो कि फाइनल था पिछले सीजन का, यहाँ पे भी कैंटरबरी ने 154 बनाया था, यहाँ पे भी 154 बनाया था। तो पिछले सीजन में जो 2 मैच उन्होंने खेला है इस ग्राउंड पे इस टीम के अगेंस्ट में, दोनों ही मैच में सेम स्कोर बनाया, एक में जीते एक में हारे। मैककॉन की यहाँ पे भी चले। कार्टर के कुछ स्कोर्स हमें देखने मिले हैं, बाकी ये बॉलर्स अवेलेबल नहीं है। कुगलैंड का 1 विकेट। साइफर्ट, क्लार्क, रवाल फिर से फाइनल जब उन्होंने खेला ये रन उन्होंने बनाया, और इसके पहले सीजन में जो फाइनल उन्होंने खेला था वहाँ पे भी उन्होंने सेम ही रन बनाया था, और कार्टर के स्कोर्स हमें देखने मिले हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने अच्छा करा है इस फिक्चर में। थोड़ा बहुत इनमें से कुछ परसेंटेज प्लेयर्स होंगे, जैसे साइफर्ट हैं, रवाल हैं, मैककॉन की भी कुछ हद तक परसेंटेज प्लेयर होने वाले हैं, कुगलैंड भी परसेंटेज प्लेयर होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा पंट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अच्छा करा। समराइजेशन पे आ जाएंगे तो एक बहुत सरप्राइजिंग नाम है बॉवेस के रूप में। इनका 250 आपने देख लिया रिसेंट टाइम्स में, कंसिस्टेंट तो ये नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे हैं। 30 के आसपास का औसत है, जो बुरा नहीं है इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो भी ओपनर T20 में, तो बिल्कुल अच्छा ही है, मैं बुरा तो नहीं कहूँगा। अगर ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बॉयज़ का ही नाम देखने मिल जाता है, और ये बहुत सारे मैचेस भी उन्होंने खेले हैं, और पास्ट में और भी बेहतर हुआ करता था, लेकिन रिसेंट टाइम्स में थोड़ा डाउनवर्ड्स गया है परफॉर्मेंस, तो इसीलिए थोड़ा आपको ये ऐसा फिगर देखने को मिल रहा है। नहीं तो एक टाइम था जहाँ पर इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंटली वो अच्छा करते थे, 5 में से 4 मैच में तो अच्छा करते ही थे, ठीक है। अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे गए हैं, और बॉलिंग में मैककॉनकी का है जिनका परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे गया है रिसेंट टाइम्स में, नहीं तो ये फिगर भी पहले बहुत अच्छा दिखता था। अच्छा, अभी देखते हैं कि इस ग्राउंड पे मैचेस कैसे कैसे होते हैं। इस सीज़न में ऑलरेडी 2 मैचेस हो चुके हैं जो हमने कवर करे हैं, तो आपको आइडिया थोड़ा बहुत तो होगा ही क्या होता है। हेक्टेयर में भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं, ये आइडिया तो हमें लगा है कि ये ग्राउंड बहुत हाई स्कोरिंग नहीं है, ठीक है। बॉलर्स के लिए काम है, और स्पेशली लेग स्पिनर वगैरह आपके पास अगर है तो आप काम यहाँ पे कर सकते हैं डेफिनेटली। और जहाँ पे अच्छे स्पिन अटैक वाले बॉलर्स यहाँ पे आए हैं, बॉलिंग साइड यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सामने वाली टीम को ऑल आउट भी करके रखा है कम स्कोर में। अच्छा, देख लेते हैं। कैंटरबरी बनाम सेंट्रल डिजीज का मैच हुआ, जहाँ पे मेजर परफॉर्मर्स आपको बॉवेज देखने मिल जाते हैं, जो नाम ऑलरेडी आपने देख लिया है। कार्टर के स्कोर्स हैं, मैककॉनकी के यहाँ परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाते हैं। सेंट्रल डिजीज को 131 पर रोक दिया, बॉलरों में से ओवर आउट, फोल्क्स, ये दोनों पिछले सीजन में धमाकेदार परफॉर्मेंस करते थे, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। इस सीजन में उतना अच्छा तो परफॉर्मेंस नहीं रहा है, स्पेशली ओवर आउट की तरफ से, नहीं तो ये मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करके आते थे। और कैंटरबरी का फाइनल में जाने के पीछे ये दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा था, लेकिन पिछले सीज़न के एंड में आते आते इनका फॉर्म जो डाउन हुआ है अभी भी वो कंटिन्यू है, नहीं तो ये दोनों ने न जाने कितने मैचेस जिताए थे कैंटरबरी को पिछले सीजन में। बाकी मैकेंजी का 1 विकेट, पेसर्स ही यहाँ पे मोस्टली आपको देखने को मिल जाते हैं।
खास कोई लेग स्पिनर था नहीं कैंटरबरी के पास, एसएल वगैरह रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप के बॉलर रहे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा विकेट्स वो नहीं निकालते थे लेकिन प्रेशर बनाते थे। तो ये है, और अगर वो रहे भी होंगे तो उनका नाम तो ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि वो खेल नहीं रहे हैं। तो इस मैच में कैंटरबरी ने काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत हासिल करा। मेजर परफॉर्मर्स बॉवेस, कार्टर, ओराउड के और फुल्क्स जो हमें देखने मिले हैं। अगला मैच कैंटरबरी बनाम ओटागो का हुआ था। यहाँ पे 156 का स्कोर बना था उन्होंने, थोड़ा कम स्कोर था। मिशेल हे, जिनके भी अच्छे परफॉर्मेंसेज रहते हैं इस ग्राउंड पे, पहले थोड़ा डिफेंसिव खेलते थे, अभी तो काफ़ी मैच्योर्ड हो चुके हैं, हर फॉर्मेट में काफ़ी डिपेंडेबल हो चुके हैं। ये पेसर्स का अपर हैंड। बाकी बॉलर में से मैकेंजी, जिनके 4 विकेट्स रहे हैं, जिन्होंने उस मैच में विकेट निकाला था। पता नहीं खेलेंगे या नहीं, स्क्वाड का कोई अच्छा पता नहीं है कैंटरबरी का। पिछले सीजन का फाइनल जो आपने देखा था वहाँ पे भी हमें कार्टर देखने मिले, इनका नाम भी 3 में से 2 बार आ चुका है। मैककॉनकी के परफॉर्मेंस हमें देखने मिले हैं, और बाकी पेसर स्पिनर बराबर के और शिपली के 2 विकेट से जो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, नॉर्दर्न ने चेस कर लिया। इस सीजन में जो 2 मैचेस हुए हैं अगर हम उस पर नज़र रखें तो हमें क्या देखने मिलता है। कैंटरबरी ने बना था पहले मैच 140 रन। मिचेल के कुछ स्कोर्स हैं, बाकी रिपॉन ने कुछ स्टार्ट लिए थे। रिपॉन ऑब्वियसली इस सीजन में आए हैं तो पहली बार आपको नाम दिख रहा होगा। पेसर्स के साथ स्पिनर कुछ विकेट, लेकिन रन कंपैरेटिवली कम था तो ऑकलैंड ने चेस कर लिया और काफ़ी आराम से चेस कर लिया, कुछ रेजिस्टेंस करने ही नहीं दिया फुल्क्स और रिपॉन ने, जो कि लेग स्पिनर है ऑब्वियसली, उनके एक एक करके विकेट से। इस सीजन में 2 मैचेस होने थे, मैं 2 मैच बता रहा था, एक मैच उनमें से नहीं हो पाया था, मैं भूल गया था वो मैच बारिश की वजह से, और यही एक मैच है जो अब तक कंप्लीट हुआ है इस सीज़न में, जहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कैंटरबरी हारी है। तो हमें जो चीज़ देखने मिल रहा है कि यहाँ पे बॉलर्स के लिए काम है, यहाँ पे बैटिंग उतना आसान नहीं है, ठीक है। हालांकि लास्ट मैच में फिन एलन और मार्क चैपमैन ने बहुत आसान बना दिया था बैटिंग को, लेकिन यहाँ पे बैटिंग उतना आसान नहीं है। चेज़ यहाँ पे कभी कभी हमने देखा है बहुत आराम से हुआ है, लेकिन अगर सामने वाली टीम के पास अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, जो कि कल के मैच में हम कितना काउंट कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा, लेकिन अगर अच्छे खासे स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर्स हैं, तो वो डोमिनेट कर सकते हैं। सेकंड इनिंग्स बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग होता है इस मैच, इस ग्राउंड पे, या तो वो बहुत इजीली चेज हो जाता है या फिर बल्लेबाजों के लिए शामत आ जाती है, बीच में कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने अगर नोटिस करी होगी, देखो यहाँ पे बहुत आराम से चेज हो गया, 16 ओवर में ही चेज हो गया, 2 विकेट खो के बस। यहाँ पे भी बहुत आराम से चेज हो गया, 3 विकेट खो के चेज हो गया, यहाँ पे भी चेज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो रन कितना रुक गया, और 131 पे रुक गई गाड़ी, 9 विकेट। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती है, हिट और मिस आप सेकंड इनिंग्स के लिए कंपेयर कर सकते हो। बैटिंग फर्स्ट में रन कंसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा तो नहीं बना है, लेकिन बहुत कम भी नहीं, लेकिन बैटिंग सेकंड में बहुत कुछ वैरी करता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली बॉलर्स के लिए कुछ होता है। अगर आप बैटिंग फर्स्ट में नोटिस करोगे तो देखो 189, 3 विकेट के नुकसान पर, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा विकेट गिरे थे, 8 विकेट, यहाँ पे 6 विकेट, यहाँ पे 5 विकेट, तो बहुत ज़्यादा विकेट नहीं गिरा है, लेकिन बैटिंग सेकंड में चीज़ें वैरी करती हैं। तो ये तो बता पाना मुश्किल है कि बैटिंग सेकंड में कौन सी टीम क्या करेगी, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो ये हो गई ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें, हेड टू हेड की चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। आई होप आपने सब कुछ सही से समझ लिया होगा। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अभी मैं पहले बता दूं, देखो डैरल मिचेल, मैट हेनरी, ईश शोधी पॉसिबिलिटी है नहीं खेलेंगे, कोई कॉन्फर्मेशन न्यूज़ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं खेलेंगे, ये न्यूजीलैंड के स्क्वाड में है, जिस रीज़न की वजह से सैंटनर, साउदी, वैगनर, ठीक है, ये प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, सेम ही रीज़न की वजह से ये भी नहीं खेलने चाहिए, लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, तो इसीलिए मैंने इनको अभी तक रख रखा है। अगर ये नहीं खेलते हैं तो सोधी के जगह पर कोई एक स्पिनर आ जाएंगे, और कोई जो उनके अगर कोई स्पिनर ऑप्शन जो होंगे, मैट हेनरी के जगह पर शायद मैकेंजी आ जाएंगे, मिचेल के जगह पर आ जाएंगे मैट हे, या मिचेल है आप करना, या जो भी नाम है उनका जो समझ सकते हो आप, तो वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस होंगे, ये आप ऑलरेडी काउंट कर सकते हो। हे इनमें से हैं जिनको आप शायद अपने स्मॉल लीग में लोगे, बाकी शायद प्लेयर्स को आप एनीवेज लोगे नहीं। अच्छा, बाकी कैंटरबरी की तरफ से जो प्लेयर्स की हम बात कर सकते हैं, निकोल्स इस ग्राउंड पे अच्छा करते हैं हर फॉर्मेट में, इस सीज़न में भी थोड़े बहुत रन उन्होंने बना के रखे हैं। T20 में थोड़ा सा हल्का चलता है इनका, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट तो बहुत बढ़िया करते हैं, तो ये एक ऑप्शन है। लेथम कीपर सेक्शन में होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि साइफर्ट और लेथम में अगर कंपैरिजन करने की बात हो तो आप लेथम को ऊपर रखोगे साइफर्ट से, चाहे कुछ भी हो मैच में जाके, लेकिन एनी वे साइफर्ट बेहतर T20 प्लेयर है लेथम से। मैककॉन की अच्छे परफॉर्मेंसेज रहे हैं और इस ग्राउंड पर वो अच्छा करते भी हैं, लेने के लायक ऑप्शन है। डैरल मिचेल अगर खेलते हैं तो देंगे अंक, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि वो खेल जाएं। रिपन एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और लॉन्गर फॉर्मेट में भी उन्होंने बहुत बढ़िया करके रखा है, लास्ट मैच में भी इनका परफॉर्मेंस अच्छा था, टीम भले हार गई हो। उसके बाद यहाँ पे फुल्स जो अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कुछ नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट पॉइंट्स निकाल रहे हैं और इनके पास बैटिंग भी आ रही है। चौथा प्लेयर आप यहाँ पे निकोल्स या बॉवेस में से किसी को लेके अपना कोड जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, मतलब मैककॉन की, रिपन, फोल्ड्स और निकोल्स और बॉवेस में से कोई है। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब मिचेल वगैरह नहीं खेलेंगे, अगर वो खेलते हैं तब तो अलग बात है, तब तो उनको लेना ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है।
इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप देख सकते हो, निकोल्स और बॉयस में से आपने जिसको छोड़ा उसको, हे अगर वो खेल जाते हैं तो, और ओराउड को स्पेशली अगर वो बॉलिंग सेकंड करते हैं तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो। बात करें यहाँ पे नॉर्दर्न की तरफ से, तो साइफर्ट के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, कैटन ने क्लार्क भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करके आए हैं। परसेंटेज थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, लेकिन डिपेंडेबल ऑप्शन अभी भी है। अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है आप ले सकते हो। रवाल परसेंटेज प्लेयर होंगे, इनके रिकॉर्ड भी डिसेंट है, तो मैं कहूँगा लेके ही चलो, कैचिंग पोजीशन पे खड़े भी रहते हैं। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हो, मैट फिशर अभी जो होंगे ये पेस अटैक को लीड कर सकते हैं कुगलैंड के साथ, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो गिब्सन इस सीज़न में उन्होंने खेला नहीं है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में, तो फिशर जितना भी उन्होंने खेला है अच्छे दिखे हैं, रनों के लिए ज़रूर गए हैं, विकेट भी ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन अच्छे दिखे हैं, एक ट्राइबल ऑप्शन है। और हैम्पटन भी यहाँ पर आ जाते हैं, इनके भी ओवर्स बढ़ जाएंगे। तो इनमें से जिन जिन प्लेयर्स के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, साइफर्ट, रवाल, हैम्पटन और कुगेलाइन, और वहाँ से फिशर में से किसी एक को ले लेना। कुगेलाइन मैं प्रायोरिटी इतना नहीं दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इस फिक्चर में इनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज नहीं है, लेकिन अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। इन चारों को लेके आप अपना कोर जो है बना सकते हो। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप फोकस करोगे वो है कैटन क्लार्क, हिट और मिस है, लेकिन बिल्कुल ट्रायबल ऑप्शन है। ऊपर से कैंटरबरी की बॉलिंग भी थोड़ी सी हल्की चल रही है, ऊपर से अगर हेनरी सोधी वगैरह नहीं खेले तब तो और भी हल्की हो जाएगी उनकी बॉलिंग। कार्टर के कुछ स्कोर्स हैं बैटिंग सेक्शन में, अगर स्पेस मिल जाए तो ले लेना। और यहाँ पे कोई लेग स्पिनर तो नहीं है, लेकिन स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट हो रही हो तो प्रिंगल के साथ आप जा सकते हो, प्रिंगल बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा सातवां प्लेयर का जो ऑप्शन है वो प्रिंगल आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। कैंटरबरी के लिए अगर वो इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेलते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो हे पहले तो आ जाएंगे प्लेइंग 11 पर, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रिश्चियन क्लार्क बेंच पे रह सकते हैं या फिर स्टार्ट भी कर सकते हैं, अगर वो स्टार्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और जितने मैच में उनको खेलने का मौका मिला है अभी तक, लिमिटेड ओवर हो या रेड बॉल हो, उन्होंने हमेशा विकेट निकाल के रखा हुआ है। अगर ये खेलते हैं तो ये आपके कोर के चौथे प्लेयर के रूप में भी आप इनको कंसिडर कर सकते हो। कुगेलैंड परसेंटेज प्लेयर डेफिनेटली है, लेकिन कुगेलैंड का परफॉर्मेंस आपने देखा, 1 विकेट पर मैच के औसत से वो चल रहे हैं, ऊपर से ऑलराउंडर सेक्शन में है, तो इसीलिए कुगेलैंड को कभी कभी बैटिंग में भी प्रमोशन मिल जाता है, तो वो एक पॉइंट भी है। तो अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो कुगेलैंड, और अगर क्रिश्चियन क्लार्क खेलते हैं तो आप उन दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हो। कैप्टन मसला चॉइस की बात करें तो फिलहाल के लिए मैंने मिचेल का नाम लिख रखा है, लेकिन आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मिचेल, हेनरी वगैरह अगर नहीं खेलेंगे तो उनको यहाँ पे लेने का मतलब नहीं है, तो तब जाके रिपॉन और मैककॉन की आपके लिए परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन हो जाएंगे। रिपॉन का तो बनता भी है, लास्ट मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था। उसके बाद निकोल्स और बॉवेस, बॉवेस के काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं हेड टू हेड में भी और ग्राउंड में भी, हिट और मिस है इसीलिए हमेशा उनको प्रायोरिटी नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ रिकॉर्ड्स जो है मैंने बता दिया। और बाकी बॉलरों में से मैंने ओराउड का और फुल्क्स इन दोनों के बारे में बताया, इन दोनों का आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करें नॉर्दर्न की तरफ से, साइफर्ट, रवाल, ये दोनों परसेंटेज प्लेयर चलेंगे क्योंकि सेंटर वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद हैम्पटन, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाला है, हेड टू हेड में एक बार उन्होंने 3 विकेट भी निकाल के रखा हुआ है, और कुगलैंड उसके बाद कैटन क्लार्क बैटिंग से, और अगर क्रिश्चियन क्लार्क खेलते हैं तो वो एक ट्रायबल ऑप्शन होंगे। अच्छा, अभी के लिए मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, इस मैच में अगर आप बॉलिंग सेक्शन में देखने जाओगे तो जो क्वालिटी बॉलर्स हैं, ठीक है, चाहे वो हेनरी हो गए, साउदी हो गए, सोधी, वैगनर, कोई भी नहीं खेलेंगे। तो जो बचे, माइकल रे बचे, गिब्सन खेलेंगे, प्रिंगल, ओराउड के, फिशर, शायद एंगस मैकेंजी खेल जाएंगे अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो अच्छा, फ्रेडी वाकर भी रहेंगे। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो खेल सकते हैं। इनमें से मैंने खाली ओवरआउट को रखा है क्योंकि ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं और इनके थोड़े बहुत परफॉर्मेंसेज हैं। प्रिंगल को आप रख सकते हो स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में, और मेरा किसी पे भी खास कोई प्रायोरिटी नहीं है, ना ही किसी के रिकॉर्ड्स है ना ही कुछ है। परसेंटेज देख के आप जो भी मर्जी हो आप ले सकते हो, स्पेशली रेस्ट्रिक्शन वाले साइड्स में, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे आप शायद इनको भी नहीं लो। ऑलराउंडर मैंने तीनों को रखा है ये, और इनमें से रिपॉन और मैककॉन की मस्ट हैव है। मैककॉन की रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं और इस ग्राउंड पे अच्छा वो करते भी हैं। और हैम्पटन को मैंने रख रखा है कि हैम्पटन के परसेंटेज बढ़ने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है कल के मैच में विद द बॉल स्पेशली। इसके अलावा कोएलाइन लिया जा सकता है, कंसिस्टेंट पॉइंट्स है, हाइप करने वाला कुछ नहीं है, 1 विकेट पर मैच के औसत से उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। फुल्स देखा जा सकता है कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ काम करे जा रहे हैं और बैटिंग भी मिली रही है इनको। और क्रिश्चियन क्लार्क अगर खेलते हैं डेफिनेटली ट्रायबल ऑप्शन है, इनको मौका नहीं मिला है T20 में अभी तक खेलने का, लेकिन बाकी जितने भी फॉर्मेट में इन्होंने खेला है बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा है। बैटिंग सेक्शन में मैंने इन तीनों को रखा है, और बॉयज़ के जगह पे लोग किसी और को भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। बाकी जो 2 ऑप्शन होंगे कैटन क्लार्क
और कार्टर, इन दोनों को कंसीडर कर सकते हो, स्पेशली अगर आप बॉलिंग सेशन से प्लेयर नहीं ले रहे हो तब तो आप इनको ले ही सकते हो। कीपर सेशन में साइफर्ट तो पहले ऑप्शन हो गए, हे अगर खेलते हैं स्पेशली तो इनको कंसीडर कर लेना, इन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया है अभी तक, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में तो डेफिनेटली ये ट्राइबल ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, अगर कैंटरबरी बैट फर्स्ट कर रही है तो ये दोनों कीपर ही आपको मेरी टीम में दिख जाएंगे। नॉर्दर्न के तरफ से आपको शायद थोड़ा कम प्लेयर लेने को मिल जाए, क्योंकि नॉर्दर्न की तरफ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेलने वाले हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। कैंटरबरी का होम मैच भी है और उनके लिए बहुत कम प्लेयर्स ऐसे होंगे जो उनको लॉस होगा। एक ही मैच ऐसा हुआ है जहाँ पर मिचेल, लेथम, ऊपर से सोधी, ये सारे खेले हैं, तो उनका लॉस ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन नॉर्दर्न की तरफ से जब उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं खेले हैं तब उनका परफॉर्मेंस कैसा गिर गया है, ये हमने पहले भी नोटिस किया है। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो रिपॉन मैकॉन की सेफेस्ट ऑप्शन है। अलग देखना है तो साइफर्ट, रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं लेकिन हिट और मिस है हमेशा की, तो वो याद रखना। बड़ी लीग खेल रहे हो तो निकोल्स और बॉवेस, इन दोनों को ट्राई कर लेना। और बॉलरों में से ओराउडकर और फोल्क्स, इन दोनों को भी बड़ी लीग में ट्राई कर लेना। छोटी लीग में भी ले सकते हो टीम में, लेकिन बड़ी लीग में ट्राई ज़रूर करना इन दोनों को विद द बॉल। ये दोनों ने बहुत मैचेस जिताए हैं पास्ट में, फॉर्म का थोड़ा वो डाउन चल रहा है, इसलिए स्मॉल लीग में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का नहीं कह रहा, टीम में रख सकते हो। बड़ी लीग में ट्राई ज़रूर करना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ने वीडियो ओराउडका का जो बॉलिंग में है यहाँ पे, और फॉल्स जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इवन क्रिश्चियन क्लार्क भी अच्छे ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों को ट्राई ज़रूर करना बड़ी लीग में। ठीक है, तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।